हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग के टॉप एमसीक्यूज जो वेरियस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं और जो कि आपको हेल्पफुल होंगे गेट, स्टेट पीएससी और जेई एग्जाम और अदर सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको हेल्पफुल होंगे। जब और इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड देखा जाए उसके पर्सपेक्टिव से भी इन क्वेश्चनों को डिसाइड किया गया है और अप्रॉक्स ऑल ओवर 300 क्वेश्चन है जो आप देखने वाले हैं इस वीडियो के लेक्चर में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप उसमें व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है जिससे आप मेरे को मैसेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको सभी क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं आपको इस वीडियो में। और जहां भी पॉसिबल है उससे रिलेटेड डिटेल लेक्चर आपको आई बटन में आ जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। सभी रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन से रिलेटेड आपके वीडियो हैं वो आपको आई बटन में शो हो जाएगा और आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो हम जैसे डिस्कस करने वाले हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है द PMGSY aims to connect all villages under a पॉपुलेशन ऑफ 500 बाय विच ईयर। और आपके पास ऑप्शन है 2003, 2004, 2005 एंड 2007। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2007। तो सबसे पहले हम लोग आप देख लेते हैं कि पीएमजीएसवाई क्या है। तो पीएमजीएसवाई है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसका जो एम डिसाइड किया गया था कि सभी जो इंडिया के गांव हैं उनको कनेक्ट करना बाय रोड नेटवर्क जिनकी पॉपुलेशन 5000 सॉरी 500 या 500 से कम है। तो उसका जो एम डिसाइड किया गया था वो डिसाइड किया गया था 2007 में। और जो पीएमजीएस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो इस्टाब्लिश की गई थी सन 2000 में। और 2003 में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितने भी गांवों की पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, उनको 2003 में वो एम रखा गया था। उस एम को इम्प्रूव करके जिन भी गांवों की पॉपुलेशन 500 से कम है या 500 है उनको 2007 में एम रखा गया कि सभी को रोड नेटवर्क से क्या किया जाए, कनेक्ट कराया जाए। तो आपका इसका आंसर है 2007 डी। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रोड डेंसिटी इन इंडिया इन किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया इन 2008 इज। तो जो रोड डेंसिटी है इंडिया में 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का जो एरिया है उसमें 2008 में कितनी डिसाइड की गई। तो वो डिसाइड की गई आपकी 129। जो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पीएमजीएस बाई वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। और आपको पता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लॉन्च कब किया गया। आपको मैंने जैसे कि डिस्कस कर चुका कि 2000 में आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेंट रोड लेंथ इन इंडिया इज इन विच पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो जो करेंट रोड लेंथ है इंडिया की वो होल वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन उसकी है। तो आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका जो करंट टाइम पे इंडिया की जो रोड की लेंथ है वो होल वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग है सेकंड रैंक। फर्स्ट रैंक आपके यूएसए की है और सेकंड रैंक है आपकी इंडिया की और थर्ड है चाइना की। तो जैसा कि आपको बताया कि जो रोड लेंथ है इंडिया की अराउंड अगर डाटा मार्च 2015 से बात की जाए तो 5,32,482 किलोमीटर है मार्च 2015 के डाटा के हिसाब से, जो सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया आर अंडरटेकन बाय।
और आपके पास ऑप्शन है NHAI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स और NSDP। तो बात है यहाँ पे कि हाईवे डेवलपमेंट का जो वर्क है वो किसके अंडरटेकन में है इंडिया में। तो आपका करेक्ट आंसर है NHAI। NHAI का फुल फॉर्म है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। और ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा कि आपका जो हाईवे वर्क है सभी अक्रॉस द कंट्री अगर बात की जाए तो NHAI के अंडरटेकन में है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था 1988 में। और जो कि हमारा NSDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेड फेसेस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेसोगेट मेथड ऑफ लेइंग रोड वाज डेवलप्ड इन द ईयर। तो ट्रेसोगेट जो मेथड है, जो रोड डेवलपमेंट के जो मेथड थे, तो रोड डेवलपमेंट के मेथड में आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन रोड, उसके बाद आपका आया ट्रेसोगेट मेथड, उसके बाद आया आपका टेलफोर्ड मेथड, उसके बाद आया जॉन मैकडम मेथड। तो जो ट्रेसोगेट मेथड है वो आपका डेवलप किया गया 1764 में। तो आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आंसर है ए, 1764 में ट्रेसोगेट मेथड को क्या किया, डेवलप्ड किया गया। ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा कि ट्रेसागेट मेथड को 1764 में एडी में फ्रांस में आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर लेटर ईयर बेटर मेथड वाज डेवलप्ड। और जो अभी जॉन मैकडम मेथड है वो हमारा उस मेथड से हमारा अभी तक के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ए डिफाइंड क्रॉस स्लोप बाय वेराइंग थिकनेस ऑफ फाउंडेशन अंडर रोड वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो हमारा डिफाइंड क्रॉस स्लोप में जो वेरिंग थिकनेस है, हमारी फाउंडेशन की जो वेरियस थिकनेस थी, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस थी, वो जो हमारा रोड को डेवलप किया गया, प्रपोज किया गया, वो किस मेथड के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन हमारे पास ट्रेसोगेट, मेटकॉल्फ, टेलफोर्ड एंड मैकडम। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, टेलफोर्ड। टेलफोर्ड मेथड के अंदर हमारा जो फाउंडेशन की जो थिकनेस थी वो वेरी कर दी थी। और जो हमारा इसकी हमारी फाउंडेशन का जो थिकनेस थी वो 7 इंच थी। और इस मेथड को जो हमारा इस्टाब्लिश किया गया था वो 1757 से 1834 के टाइम पीरियड के बीच इसका टाइम पीरियड था टेलफोर्ड मेथड का। और ये टेलफोर्ड में हमारा थॉमस टेलफोर्ड थे, जो हमारे एक स्कॉटलैंड के सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने इस मेथड को डेवलप्ड किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि टेलफोर्ड जो थे उन्होंने क्या किया कि वेराइंग क्लासेस लो में हमारे वेरियस थिकनेस के अंडर फाउंडेशन ऑफ स्टोन को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर ए ड्रेनेज वाटर अंडर मैकडम कंस्ट्रक्शन रोड इज। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो आपका क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया गया था वो कितना क्रॉस स्लोप हमारा प्रोवाइड किया गया था। क्रॉस स्लोप AIC को आप कैम्बर भी बोलते हैं, और ये कैम्बर आप प्रोवाइड कराते हैं रोडों में ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। और तो उसका जो क्रॉस स्लोप था वो मैकडम कंस्ट्रक्शन में कितना प्रोवाइड कराया गया था। वो आपके पास वेरियस ऑप्शन है, 1 in 10, 1 in 20, 1 in 36, 1 in 40। और आपका राइट आंसर है सी, 1 in 36। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो है वो आपको वीडियो के आई बटन में आपको आ जाएंगे, और आप उसको डिटेल लेक्चर के वीडियो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि मैकडम कंस्ट्रक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया है वो 1 in 36 प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द ब्रोकन स्टोन दैट वेयर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन मैकडम कंस्ट्रक्शन वेयर। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन में जो आपका जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था उस मेथड के अकॉर्डिंग आपके जो ब्रोकन स्टोन यूज किए गए उनका साइज क्या था। और आपके पास वेरियस ऑप्शन है, तो 10 to 20 mm, 20 to 40, 30 to 50 एंड 50 to 100। और आपका करेक्ट आंसर है मैकडम कंस्ट्रक्शन के मेथड के अकॉर्डिंग जो ब्रोकन स्टोन यूज किया गया था वो 50 mm से 100 mm यूज किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और जो आपका 100 mm था वो यूज किया था बॉटम लेयर में, और जो 50 mm था वो यूज किया गया था आपका टॉप लेयर में। ये रहा उसका ऑप्शन कि जो बिगर स्टोन थे हमारे वो 100 mm सीवी से जो पास हो जा रहे थे उनको यूज किया गया था बॉटम में। और जो हमारा स्मॉलर स्टोन थे जो पास हो रहे थे हमारे 50 mm से, उनको यूज किया था टॉप ऑफ द पेमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म इन द ईयर। तो इंडियन रोड कांग्रेस को कब हमारा आया और कब बना हमारा, तो इंडियन रोड कांग्रेस हमारा बना 1934 में, जो कि जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना। जो जैकर कमेटी की मीटिंग हुई थी वो 1928 में मीटिंग हुई थी और उनके रिकमेंडेशन में इंडियन रोड कांग्रेस स्टैब्लिश किया गया था 1934 में। तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1934। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। जो इंडियन रोड कांग्रेस था वो फॉर्म बना था आपका 1934 में, जो कि जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन जो कि 1928 में हुई थी, उसके बाद हमारा 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस बना। और हमारा 1929 में सीआरएफ बना था। सीआरएफ था आपका सेंट्रल रोड फंड, जो कि बना था हमारा 1929 में जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a research organization that was formed for the research and development organization work related to road was। तो आपका जो रोड के से रिलेटेड रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था आपका, आपके पास वेरियस ऑप्शन है, इंडियन रोड कांग्रेस, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड फंड और एनएचएआई। और अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका काम था रोड के डेवलपमेंट और उनके बारे में रिसर्च करना, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, इंडियन रोड कांग्रेस, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1934 में। और अगर आपकी बात की जाए सेंट्रल रोड फंड, तो इसको आपको स्टैब्लिश किया गया था 1929 में। और अगर आपकी बात की जाए एनएचएआई की, तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। और ये रहा आपका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन कि जैकर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रिसर्च बोर्ड और रोड के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान इज आल्सो कॉल्ड। तो जो फर्स्ट 20 ईयर का जो डेवलपमेंट प्लान था आपका रोड का, उसको आप किस नाम से जानते हैं, तो उसको आप नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, नागपुर रोड प्लान। तो फर्स्ट 20 ईयर जो रोड प्लान था वो आपका था नागपुर रोड प्लान, जो 1943 से 1963 के लिए बनाया गया था, जो कि कंप्लीट उसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था 2 साल पहले ही, 1961 में ही कंप्लीट हो गया था। जो हमारे भारत का सबसे टाइम पीरियड से सबसे पहले कम होने वाला प्रोजेक्ट था। तो जो 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था, जो 1943 से 1963 में। और इसका जो एम रखा गया था वो पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो रोड की डेंसिटी होनी चाहिए वो 16 किलोमीटर डिसाइड की गई थी। तो फर्स्ट 20 ईयर जो आपका डेवलपमेंट प्लान है वो नागपुर रोड प्लान है। अगर बात की जाए सेकंड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान का, तो आपका था बॉम्बे रोड प्लान। और थर्ड अगर 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान की बात की जाए तो आपका था लखनऊ रोड प्लान। ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन कि फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट था नागपुर, नागपुर रोड प्लान, सेकंड था आपका मुंबई एंड थर्ड था आपका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर्थ 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान एम्स फॉर विजन इन विच ईयर। तो जो फोर्थ 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान था उसका एम किस ईयर में डिसाइड किया गया, उसके विजन का एम किस ईयर में डिसाइड किया गया था, तो वो डिसाइड किया गया है आपका 2021 में। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, 2021। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि फोर्थ 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान का जो एम विजन रखा गया वो 2021 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल एरिया ऑफ ए स्टेट इज 2500 किलोमीटर, कैलकुलेट लेंथ ऑफ एमडीआर। तो जो टोटल एरिया ऑफ स्टेट का है वो है 2500 किलोमीटर, और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि लेंथ ऑफ एमडीआर। एमडीआर मतलब आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सा है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है आपका एरिया अपॉन 12.5। और आप इससे आप लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं डिटेल लेक्चर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, जो आपके वीडियो में शो कर रहेगा, वहाँ पे आप इसका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी,
200 किलोमीटर। इसको फाइंड आउट करेंगे आप 2500 जो आपका एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे 12.5 से, और आपका फाइंड आउट हो जाएगा 200 किलोमीटर जो आपकी लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड निकलेगी। इसका हम लोग आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये है आपका एक्सप्लेनेशन, लेंथ ऑफ एमडीआर एरिया ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय 12.5 इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे आ जाएगा 200 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रोड दैट कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ अदर स्टेट इज कॉल्ड। तो जो रोड कनेक्ट करती है आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को और इम्पोर्टेंट सिटी अदर स्टेटों की, उस रोड को आप क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर बी, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे वो रोड होती है जो कनेक्ट करती है अदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को और अदर स्टेट के इंपॉर्टेंट सिटी को जो कनेक्ट करती है, उस रोड को आप स्टेट हाईवे बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है स्टेट हाईवे। और आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि स्टेट हाईवे इज ए हाईवे दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू अदर इंपॉर्टेंट सिटी इन अनदर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द arterial रोड आर ए क्लासिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रोड। तो जो आपकी द arterial रोड होती है वो किस टाइप की रोड के लिए होती है? तो वो आपकी होती है अर्बन रोड के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर बी, अर्बन रोड। आपकी एक arterial रोड होती है, एक सब arterial रोड होती है। और जो सब arterial होती है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है उसकी जो लोकल स्टेट होती है उनको कनेक्ट कराती है। तो आपकी वो सब अर्टेरियल रोड होती है, और अर्टेरियल रोड हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये सभी है हमारे अर्बन रोड के। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, अर्बन रोड्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये अर्बन रोड आर क्लासिफाइड इनटू आर्टेरियल रोड्स एंड सब आर्टेरियल रोड्स, कलेक्टर कलेक्टर स्ट्रीट्स एंड लोकल स्ट्रीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the rectangular pattern of road has been adopted in which Indian city। जो रेक्टेंगुलर पैटर्न रोड बनाया गया वो अडॉप्ट किया गया किस इंडियन सिटी में? आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद या मुंबई। और इसका करेक्ट आंसर है बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रेक्टेंगुलर पैटर्न रोड स्टैब्लिश किया गया, अडॉप्ट किया गया। इसका एक्सप्रेशन है कि चंडीगढ़ सिटी वाज प्लान्ड बाय अज्यूमिंग द रेक्टेंगुलर पैटर्न, बट बाय दिस पैटर्न ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक हैज बीन ए प्रॉब्लम। इसलिए इसको फिर अवॉइड दूर करने के लिए हमने चंडीगढ़ सिटी में स्टार एंगेड पैटर्न को भी यूज किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नागपुर प्लान फार्मूला एज्यूम्ड विच टाइप ऑफ पैटर्न। तो नागपुर जो रोड प्लान बनाया गया, जो फर्स्ट फ्रंटियर रोड प्लान था, उसमें किस टाइप का पैटर्न यूज किया गया? आपके पास ऑप्शन है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड सर्कुलर, हेक्सागोनल या सर्कुलर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यूज किया गया नागपुर रोड प्लान में। ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ कि नागपुर रोड प्लान में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का यूज किया गया जो कनेक्ट कराता है इंपॉर्टेंट सिटी एंड विलेज टू नेशनल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नागपुर प्लान कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो जो नागपुर रोड प्लान का जो कॉन्फ्रेंस किया गया उसको कब हेल्ड किया गया? तो आपको इसका बारे में डिस्कस करा दिया था मैंने कि नागपुर रोड प्लान 1943 से 1963 के बीच इसको 20 ईयर का प्लान था हमारा। तो इसके जो नागपुर प्लान का कॉन्फ्रेंस था वो हमारा 1943 में हुआ। तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1943, सी। तो सी आंसर, द नागपुर प्लान कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1943 विच वाज द फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान। और इसका जो टारगेट था आपको जैसा कि मैंने बता चुका, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो रोड की डेंसिटी अचीव करनी थी वो 16 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द हाईवे रिसर्च बोर्ड वाज सेटअप इन विच ईयर। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड का जो सेटअप था वो किस ईयर में सेटअप किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1947, 1953, 1963 या 1973। और आपका करेक्ट आंसर है डी, 1973। हाईवे रिसर्च बोर्ड का जो सेटअप किया गया था वो 1973 में किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
इसका एक्सप्रेशन रहा कि द हाईवे रिसर्च बोर्ड वाज सेटअप इन द ईयर ऑफ 1973 बाय आईआरसी। आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड को सेटअप किया गया। और इसका इसका काम क्या था? इसका काम था कि रोड का जो डेवलपमेंट है इंडिया में उसके बारे में गुड गाइड अच्छी गाइडेंस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेकेंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट 20 ईयर जो रोड प्लान था वो आपका था नागपुर रोड प्लान, जिसका कॉन्फ्रेंस किया गया था नागपुर में। और सेकंड आपका जो 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान था वो आपका था बॉम्बे रोड प्लान। और उसी का जो प्लान का कॉन्फ्रेंस है वो किस सिटी में हेल्ड किया गया था? तो सिंपल से ज्यादा सेकंड 20 ईयर जो रोड प्लान था वो आपका आप था बॉम्बे रोड प्लान। तो वो आपको किस सिटी में कॉन्फ्रेंस किया गया? वो आपका कॉन्फ्रेंस किया गया था बॉम्बे सिटी में ही किया गया होगा। तो आपका आंसर है बॉम्बे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट बी, बॉम्बे। और ये आपका ऑप्शन बी, the second 20-year development plan conference was held in Mumbai. Their target was achieved to road length 32 किलोमीटर but they achieved 34.8 किलोमीटर। तो जो नागपुर रोड प्लान था उसका जो हमारा टारगेट क्या था कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो रोड की डेंसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16 किलोमीटर। और जो सेकंड 20 ईयर प्लान था जिसको हम लोग बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जानते हैं उसका टारगेट था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 32 किलोमीटर रोड की लेंथ होनी चाहिए। और लेकिन अचीव किया गया था उसका 34.8 किलोमीटर। तो ये अच्छी बात है कि टारगेट से ज़्यादा अचीव किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग सर्वे कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टडी? तो जो प्लानिंग की सर्वे की जाती है मतलब जो कंसिस्ट करते हैं वो कितने नंबर आप स्टडी में की जाती है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 4, ऑप्शन नंबर डी। जो प्लानिंग की जाती है सर्वे की उसको जो स्टडी की जाती है वो 4 स्टेज में की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमारे 4 स्टेज में होते हैं। पहला होता है हमारा इकोनॉमी स्टडी, दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल स्टडी, तीसरा ट्रैफिक स्टडी एंड देन लास्ट होता है हमारा इंजीनियरिंग स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द यूटिलिटी यूनिट एज पर सैचुरेशन सिस्टम फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ लेस वन 1001 से 2000 के बीच में। तो अगर आपकी पॉपुलेशन है आपकी है 1001 से 2001 के बीच में उस समय यूनिटी यूटिलिटी फैक्टर आप बोल सकते हैं या इसको यूटिलिटी यूनिट बोल सकते हैं, वो कितनी होती है? और आपके ऑप्शन है 0.25, 0.5, 1 और 2। और इसका करेक्ट आंसर है 1। तो यूटिलिटी यूनिट होती है अगर आपकी पॉपुलेशन लेस है 1001 से 2000 के बीच में, तो उस कंडीशन में आपकी जो यूटिलिटी यूनिट होती है वो होती है आपकी 1। और इसको आप यूटिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं और इसके बारे में मैं डिटेल लेक्चर दिया हूँ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए कि लिस्ट अगर आपकी यूटिलिटी फैक्टर होती है तो वो आपकी होती है लोअर पॉपुलेशन के लिए आपकी यूटिलिटी फैक्टर होती है 0.5 लिस्ट यूटिलिटी फैक्टर। लेकिन अगर बात की जाए इस रेंज की पॉपुलेशन की 1001 से 2000 रेंज की पॉपुलेशन की तो उस समय यूटिलिटी यूनिट होती है आपकी 1। तो और ये आपका करेक्ट आंसर इसका सी। और ये आपका रहा एक्सप्लेनेशन की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रोड इज इज 1 फॉर पॉपुलेशन ऑफ 1001 से 2000 के बीच में अगर पॉपुलेशन है और ये इंक्रीज होती है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसी के बेसिस पे आपकी यूटिलिटी फैक्टर भी क्या होती है इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए पार्ट ऑफ लैंड दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन इज कॉल्ड? तो जो आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो जमीन का जो पार्ट है जो इनिशियल स्टेज आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलते हैं राइट ऑफ वे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी, राइट ऑफ वे। a part of land that is acquired during the initial stage of construction for future expansion is called? तो मतलब मान लीजिए कि आप में कोई भी रोड को डेवलप्ड कर रहे हैं, उस केस में जो इनिशियल स्टेज में आप जितना भी रोड को डेवलप करने के कंडीशन में रोड का जो लैंड यूज करते हैं जितना आप रिक्वायर्ड आपको जरूरत होती है उससे ज़्यादा आप ये लेके चलते हैं क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंशन में रोड में मान लीजिए आज आपने 2 लेन बनाई है, कल आप 4 लेन बनाएंगे, नेक्स्ट आप 8 लेन बनाएंगे। तो फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए जितने पार्ट ऑफ लैंड को आपको एक्वायर्ड होता है इनिशियल स्टेज में आप कंस्ट्रक्शन में उसको आप
बोलते हैं राइट ऑफ वे। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ वे। इसका भी मैंने आपको काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बट इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सी, राइट ऑफ वे। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए कि राइट ऑफ वे इज ए पार्ट ऑक्युपाइड आइदर बाय द हाईवे अथवा रेलवे बाय पेइंग सम कंपनसेशन टू द ओनर फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन which may have curb, footpath and camber. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which method is recommended by IRC for flexible flexible payment? तो कौन सा मेथड आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया CBR, IRC 6, IRC 21 या IRC 58। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए, CBR, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ये जो कैलिफोर्निया बियरिंग CBR मेथड है, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जो आईआरसी रिकमेंडेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, CBR। और जो ये आपके B, C और D IRC 6, 21 या 58 है, ये हमारे कोड हैं पेमेंट डिजाइन के, और जो कि हमारा लेकिन मेथड है हमारा ओनली CBR मेथड। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि CBR मेथड जो है वो रिकमेंड करता है आईआरसी किसके लिए, आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए। और आईआरसी जो 6, 21 और 58 थे, वो आपके कोड बुक हैं वेरियस पेमेंट डिजाइन के। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, रोड रफनेस इज टेस्टेड बाय, जो रोड की रफनेस होती है इसको आप किससे टेस्ट करते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रोड की रफनेस होती है इसको आप टेस्ट करते हैं बम्प इंटीग्रेटर से। किससे? बम्प इंटीग्रेटर से। इस रोड की रफनेस को आप अनइवनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो अनइवनेस इंडेक्स होता है एक्चुअली क्या है कि जो रोड होती है, तो जो रोड के जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपकी जो रोड के जो राइज और फॉल होता है, जो कम्युलेटिव राइज एंड फॉल होता है, उसको जो फाइंड आउट करते हैं वो आपकी रोड रफनेस कहलाती है, जिसको आप मेजर करते हैं बम्प इंटीग्रेटर से। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का आपका ए, बम्प इंटीग्रेटर। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द रोड रफनेस इज टेस्टेड बाय बम्प इंटीग्रेटर विच इज मेजर्ड इन mm/किलोमीटर। राइट, कि 1 किलोमीटर में कितने mm आपकी रफनेस आपकी है, ये इससे आप डिसाइड करते हैं कि जो आपका रोड है उसकी कंडीशन क्या है। और इसको क्लासिफाई करते हैं आप वेरियस स्टेप में, आप क्लासिफाई करते हैं इसको, आप अनइवनेस इंडेक्स वैल्यू भी बोलते हैं। जनरली आपको बता दूं कि अगर आपकी अनइवनेस वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अच्छा आपका रोड का क्या होगा, कंडीशन होगी। अगर अकॉर्डिंग टू आईआरसी बात करूं मैं, तो अगर अनइवनेस वैल्यू बम्प इंडिकेटर से आपने रफनेस इंडेक्स निकाला, रफनेस वैल्यू निकाली, और अनइवनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर आपकी 1500 से कम आती है, जिसकी यूनिट होती है mm/किलोमीटर में, तो आपकी जो रोड है वो गुड कंडीशन में है। लेकिन अगर इसकी रेंज जैसे बढ़ते जाएगी, 1500 से 2000 के 2500 के बीच में आ गई, 1500 से 2500 के बीच में है, उस समय आपकी रोड की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री होगी। लेकिन अगर इसकी और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 2500 से 3200 के बीच हो जाएगी, तब आपकी रोड की कंडीशन बैड हो जाएगी। उस समय आपको रोड को रिपेयर कराने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपकी अनइवनेस इंडेक्स की वैल्यू 3200 से ज़्यादा आ जाती है, तो आपकी रोड क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल जोन में चली जाएगी। अब आपको रोड को रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये हमारा यूज होता है अनइवनेस इंडेक्स, एएसयू आपको आप बोलते हैं, रफनेस ऑफ रोड भी बोलते हैं, जिसको आप मेजरमेंट करते हैं बम्प इंडिकेटर से। और इसकी यूनिट भी आप ध्यान रखिएगा mm/किलोमीटर में होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच द अलाइनमेंट शुड नॉट पास आर। और आपके पास ऑप्शन है रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट टाउन, इंपॉर्टेंट सिटीज या इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जो आपका एक अनिवार्य तौर पे जो आपका जो अलाइनमेंट, जो भी आप रोड हाईवे बना रहे होते हैं, तो आपको कौन से पॉइंट को कभी भी नहीं चाहते कि उस पॉइंट से आपका अलाइनमेंट रोड क्या हो, पास ना होनी चाहे। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ए, रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर। अब इसका एक्सप्रेशन करूं मैं आपको, तो आप कोई भी हाईवे को अलाइनमेंट कर रहे हैं या कोई भी रोड को डिजाइन कर रहे हैं, और उसका जो आप अलाइनमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी मंदिर या किसी मस्जिद के सामने से वो आपका रोड का अलाइनमेंट निकले,
और या किसी कॉस्टली स्ट्रक्चर है उसके सामने से आपका रोड का अलाइनमेंट निकले, क्योंकि उस केसेस में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कंपनसेशन देना की जरूरत पड़ जाएगी और आपको काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इंडिया में आप कभी भी किसी भी मंदिर या आप हाईवे मस्जिद के या किसी भी जो भी आपका रिलीजियस से रिलेटेड है या आप बोल सकते हैं कॉस्टली स्ट्रक्चर है, उससे आपको जो भी हाईवे का अलाइनमेंट है, एज ए इंजीनियर आप कभी नहीं चाहेंगे वहां से आपको हाईवे का अलाइनमेंट पास करा जाए। आप उससे साइड से होकर अलाइनमेंट को पास कराने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए इजी होगा डिजाइन पर्पज से। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट होता है थ्रू विच द अलाइनमेंट शुड नॉट पास करते हैं, वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ए, रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर है इसमें ए। इसका एक्सप्रेशन दे लेते हैं कि द ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास इंक्लूड रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर बिकॉज डिस्ट्रॉइंग देम वुड रिक्वायर ए लॉट ऑफ कंपनसेशन। और अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपको इसको लॉट ऑफ कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो आपको अच्छा तरह अंडर नोन है कि आपको क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजायर लाइन आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्टडी ऑफ। जो डिजायर लाइन है वो किसकी स्टडी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और आपके पास ऑप्शन है ट्रैफिक फ्लो, origin and destination, growth of traffic in the future और anticipated traffic flow। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी, origin and destination। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो दैट डिजायर लाइन आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्टडी ऑफ origin एंड destination, राइट। और जो डिजायर लाइन की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ट्रिप पे। यह रहा आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एज पर रिकमेंडेड बाय आईआरसी। तो जितने भी आईआरसी के रिकमेंडेशन है उनको तो आपको बहुत ध्यान से भी रखना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सभी के क्वेश्चनों को आपको देखना है। और आपने मेरे अगर सभी हाईवे के लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन को अप्रॉक्स आप आंसर भी दे पा रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर देने में भी एप्लीकेबल होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से आप प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी करिएगा। उसके बाद आप अगर इस सेक्शन के वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली सभी क्वेश्चन को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, और आप उसकी इजीली आंसर भी दे सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिएगा। अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। तो हमारे जो रोड में होते हैं उसमें दो टाइप के फ्रिक्शन लगते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, एक लेटरल फ्रिक्शन। अगर लेटरल फ्रिक्शन की बात की जाए तो उसकी वैल्यू को डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू आईआरसी, हमारी वैल्यू होती है 0.15। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए, 0.15। ये था हमारा लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आईआरसी हमारी होती है 0.15। अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 0.35 से 0.4 के बीच में होती है। अकॉर्डिंग टू स्पीड से हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आपका जैसे द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज 0.15 और इट लाइज बिटवीन 0.3 से 0.4 फॉर लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होता है आपका 0.3 से 0.4 के बीच, और लेटरल फ्रिक्शन जो होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू आईआरसी होता है 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सर्वे ऑफ हाईवे अलाइनमेंट आर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, जो हाईवे का अलाइनमेंट का सर्वे है वो कितने स्टेज में कंप्लीट करते हैं। तो हमारा वो 4 स्टेज में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, 4। और 4 स्टेज हमारे होते हैं, पहला मैप स्टडी करते हैं, इसके बाद हम लोग रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, देन उसके बाद हम लोग करते हैं सर्वे करने जाते हैं, डिटेल सर्वे करते हैं। और तो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्वे आपका 4 स्टेज में होता है। पहला वही में आपका मैप स्टडी करते हैं, उसके बाद आप रिकॉग्नाइजेशंस करते हैं, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, उसके बाद आपका डिटेल सर्वे होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द मैप इन इंडिया रिलेटेड टू टोपोग्राफी आर प्रिपेयर्ड बाय। और जो आपका टोपोग्राफी मैप होता है इंडिया में वो कौन प्रिपेयर करता है। और आपके पास ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, एनएचएआई या जीओआई। जीओआई होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएचआई ने आपको पता ही है सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो मैप है आपका इन इंडिया में वो रिलेटेड होता है टोपोग्राफिकली
को उसको प्रिपेयर करता है आपका सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी, सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। जो अब इस सभी के ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो आपका जो सर्वे करता है, तो वो आपका सर्वे करता है किसके अकॉर्डिंग करता है सर्वे ऑफ इंडिया, वो आपका करता है आपका टोपोग्राफी से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखिए कि ऑल द मैप रिलेटेड टू टोपोग्राफी इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। तो टोपोग्राफी से रिलेटेड जितने भी हमारे मैप होते हैं उनको प्रिपेयर करता है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर था बी, सर्वे ऑफ इंडिया, जो टोपोग्राफी से रिलेटेड मैप को प्रिपेयर करता है। और बात की जाए एनएचएआई की, तो एनएचएआई क्या करता है, हाईवे अलाइनमेंट को प्रिपेयर करता है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो हमारा रॉक एक्सप्लोरेशन जो होता है उसको प्रिपेयर करता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है इन सभी को फाइनेंशियल क्या करती है, एड प्रोवाइड करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरवल फॉर लेवलिंग वर्क इन रोलिंग टेरेन आर टेकन। तो जो रोलिंग टेरेन में आप जो लेवलिंग करते हैं उसका इंटरवल कितना रखते हैं। आपके पास ऑप्शन है 50 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर और 40 मीटर। और आपका करेक्ट आंसर है 50 मीटर। तो जो रोलिंग टेरेन है उस केस में आप लेवलिंग वर्क में इंटरवल रखते हैं 50 मीटर, तो आपका करेक्ट आंसर ए। और अगर आपका यहाँ पे हिली टेरेन होता तो उस समय आप जो इंटरवल रखते हैं लेवलिंग वर्क में वो रखते हैं आप 30 मीटर। तो हिली टेरेन में 30 मीटर और रोलिंग टेरेन में आप 50 मीटर इंटरवल रखते हैं। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि आप इंटरवल रखते हैं रोलिंग टेरेन में 50 मीटर और हिली टेरेन में 30 मीटर। द सरफेस थिकनेस ऑफ पेमेंट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन। जो पेमेंट की हमारी जो सरफेस की थिकनेस होती है वो किसके बेस्ड होती है, एच एफ एल हाई फ्लड लेवल, एम एफ एल मैक्सिमम फ्लड लेवल, एम एस एल मीन सी लेवल, या एच एफ एल एंड एच एम एस एल हाई फ्लड लेवल एंड मीन सी लेवल। आपके पास चार ऑप्शन है और आपका करेक्ट आंसर है एच एफ एल हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल से मतलब क्या है कि जब आप कोई भी पेमेंट की जो थिकनेस है उसको जो आप डिसाइड करते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि प्रीवियस जो डाटा है आपके पास फ्लड का, कि उस जगह पे फ्लड जो था उसकी जो थिकनेस कितनी थी, उसको अकॉर्डिंग आप पेमेंट की थिकनेस को डिजाइन करते हैं जिससे आप अपने रोड को फ्लड से बचा सकें। तो इसलिए आप हाई फ्लड लेवल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं आपने सरफेस थिकनेस की किसकी पेमेंट की। तो आंसर था आपका ए, द एच एफ एल हाई फ्लड लेवल इज द हाइट टिल विच वाटर राइज ड्यूरिंग रिसेंट फ्लड टू अवॉइड द फ्लडिंग ऑफ रोड, दे आर ऑलवेज केप्ट अबव हाई फ्लड लेवल। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की मैप साइज शुड नॉट एक्सीड। जो मैप का जो साइज होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके पास चार ऑप्शन है, 20 × 22 सेंटीमीटर, 32 × 20 सेंटीमीटर, 32 × 32 सेंटीमीटर, 20 × 32 सेंटीमीटर। और आपका करेक्ट आंसर है ए, 20 × 22 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपके मैप का साइज नहीं होना चाहिए। और ये रहा आपका आंसर ए, कि द की मैप शो द प्रपोज साइड एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस। तो उसका जो साइज है वो नहीं एक्सीड होना चाहिए 22 × 20 सेंटीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डीपीआर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स। तो डीपीआर जो कंसिस्ट होता है, डीपीआर होता है आपका डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो डेली प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होती है वो कंसिस्ट होता है कितने कंपोनेंट्स में। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर सी, 3। जो डीपीआर कंसिस्ट होती है वो 3 मेन कंपोनेंट में हमारा क्या होती है, वो कंसिस्ट होती है। और वो हमारे जो है, पहला हमारा है कंपोनेंट रिपोर्ट, सेकंड है हमारा एस्टिमेट एंड थर्ड है हमारा ड्राइंग। जो डीपीआर कंसिस्ट होता है वो 3 कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा रिपोर्ट, एस्टिमेट एंड ड्राइंग, ये हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं डीपीआर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन द डिटेल्ड चेकलिस्ट ऑफ डीपीआर इज। तो जो पहला स्टेप होता है हमारा, जो डिटेल चेकलिस्ट होता है किसका, डीपीआर का, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, वो कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड, रोड फीचर्स, या जनरल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और आपका इसका करेक्ट आंसर है एग्जीक्यूटिव समरी। जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका डिटेल चेकलिस्ट का डीपीआर का, वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव समरी। तो आपका इसका आंसर है ए, एग्जीक्यूटिव।
तो द एग्जीक्यूटिव समरी इज द डिटेल दैट आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द फील्ड वर्क इन द साइट हैज बीन कंप्लीटेड। फील्ड वर्क कंप्लीट होने के बाद, फील्ड वर्क साइट का जो फील्ड वर्क कंप्लीट होने के बाद जो आप प्रिपेयर करते हैं, वो फील्ड वर्क कंप्लीट होने के बाद उसको बोलते हैं आप एग्जीक्यूटिव समरी। सॉरी। नेक्स्ट है आपका the name of the work and project details is managed under which category of DPR। तो जो नेम ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट डिटेल, जो जो काम वर्क का नेम है और जो प्रोजेक्ट की डिटेल है, वो मैनेज करते हैं आप किस कैटेगरी के डीपीआर में। आपके पास ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव समरी में, बैकग्राउंड में, रोडवे डिटेल्स में या जनरल डिटेल्स में, और आपका करेक्ट आंसर है बी, बैकग्राउंड। तो जो डीपीआर है आपका, डीपीआर की बैकग्राउंड कैटेगरी में आप किसी भी वर्क का नेम रखते हैं और उसका प्रोजेक्ट की डिटेल्स को मैनेज करते हैं। तो आंसर है आपका एक्सप्लेनेशन कि इन द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट नेम, स्कोप ऑफ सर्विस, डाटा सोर्स, इंपोर्टेंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर मैनेज। कहाँ करते हैं आप? बैकग्राउंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जनरली पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इंटरव्यू में भी आपको एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आएगा, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द डिजाइन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, ग्रेडियंट इज रस्ट अफेक्टेड बाय। तो जो हम लोग डिजाइन करते हैं हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सुपर एलिवेशन को, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको, सबसे वर्स्ट इफेक्ट किसको किसको प्रोवाइड कराता है? लेंथ ऑफ व्हीकल को देता है कि विड्थ ऑफ व्हीकल को, स्पीड ऑफ व्हीकल को, या हाइट ऑफ व्हीकल को? इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी, स्पीड ऑफ व्हीकल को। क्यों? अगर आपने हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया है या वर्टिकल, तो आपको स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है। सुपर एलिवेशन के केस को में भी आप कोशिश करते हैं कि स्पीड रिड्यूस ना हो, बट आपको स्पीड तो रिड्यूस करना था, तो वो रस्ट अफेक्ट देता है हमें किसको? स्पीड ऑफ व्हीकल का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, स्पीड ऑफ व्हीकल। अब वही आपका एक्सप्लेन, ऑल द ज्योमेट्री डिजाइन फीचर्स आर रस्ट अफेक्टेड बाय वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ओनली। द मोस्ट राइज्ड पोर्शन ऑफ द पेमेंट इज कॉल्ड। जो आपके पेमेंट का जो मोस्ट राइज्ड पोर्शन होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन, कैम्बर, क्राउन या कर्व? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी, क्राउन। मोस्ट जो राइज्ड पोर्शन होता है पेमेंट का, उसको आप बोलते हैं क्राउन। तो आपको आप एक्सप्लेनेशन है कि मोस्ट एलिवेटेड और द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड क्राउन, वेयर कैम्बर इज द पोर्शन दैट इज राइज फॉर ड्रेनेज पर्पज। कैम्बर आपको पता है ड्रेनेज पर्पज के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कराते हैं, उसको आप कैम्बर भी बोल सकते हैं। क्राउन पोर्शन को जो आप सेंटर से उठाते हैं, उसको आप कैम्बर भी बोलते हैं। द एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन। जो एक्स्ट्रा विड्थ आप प्रोवाइड कराते हैं पेमेंट में, उसको आप किस में प्रोवाइड कराते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व में, विड्थ ऑफ पेमेंट, लेंथ ऑफ पेमेंट या सुपर एलिवेशन? तो जो एक्स्ट्रा विड्थ आप पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल कर्व में। जब भी आप हॉरिजॉन्टल कर्व को डिजाइन कर रहे होते हैं, उस समय आप अपने रोड की जो विड्थ होती है, उसको एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं? कि आपका जब व्हीकल किसी स्ट्रेट रोड से हॉरिजॉन्टल कर्व में आ रहा होता है, उस केस में आपको जो व्हीकल या ड्राइवर की टेंडेंसी होती है, वो सीधे मूव करने की टेंडेंसी होती है। तो स्किडिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप उसमें रोड को एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कराते हैं। तो जनरली आप ये हॉरिजॉन्टल कर्व में प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए, हॉरिजॉन्टल कर्व। तो द एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। और इसका एक्सप्लेनेशन है आपका कि एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व टू अवॉइड द स्किडिंग। जैसा कि आपको मैंने बताया, इफ द व्हीकल नेगोशिएट द कर्व, देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट towards outside and there is a chance of skidding, to avoid the extra width is provided। तो सेंट्रीगल फोर्स एक्ट करता है, जिससे चांस हो जाता है कि आपका व्हीकल क्या होगा? स्किड होगा। उसको अवॉइड करने के लिए आप एक्स्ट्रा विड्थ को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस इन। ट्रांजिशन कर्व जो है, उसको आप आपका कहाँ कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कर्व में, सर्कुलर कर्व में, बिटवीन हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सर्कुलर कर्व, या वर्टिकल कर्व।
तो जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व है आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व में भी कराते हैं और सर्कुलर कर्व में भी। तो आपका करेक्ट आंसर आपका सी, बिटवीन हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सर्कुलर कर्व। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस बिटवीन हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सर्कुलर कर्व। द ट्रांजिशन कर्व स्लोली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टू अवॉइड एंड द डेंजर ऑफ स्किडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजाइन स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे ऑन क्रॉस स्लोप ऑफ अप टू 10% इज। तो डिजाइन स्पीड नेशनल हाईवे के कितनी रखते हैं अगर उस समय क्रॉस स्लोप या इसको कैम्बर जो है आपका अगर अप टू 10% है, तो उस केस में आप डिजाइन स्पीड नेशनल हाईवे की 100 किलोमीटर पर हावर रखते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, 100 किलोमीटर पर हावर। तो डिजाइन स्पीड नेशनल हाईवे की आप 100 किलोमीटर पर हावर रखते हैं अगर, कब, जब आपका क्रॉस स्लोप कितना होता है, अप टू 10% होता है। और अगर आप नेशनल हाईवे के डिजाइन स्पीड को बढ़ाते हैं तो आपको क्रॉस स्लोप की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्सप्लेनेशन आपका कि द रूलिंग स्पीड अप टू ए क्रॉस स्लोप 10% इज 100 किलोमीटर पर हावर। इट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन इंक्रीज ऑफ क्रॉस स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए पार्ट ऑफ पेमेंट राइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वन साइड कीपिंग द अदर साइड कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो पेमेंट का ऐसा पार्ट जो एक साइड से इंक्रीज किया जाता है, एक साइड से आपको राइज किया जाते हैं और दूसरे साइड से कांस्टेंट रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? फुटपाथ, कर्ब, सुपर एलिवेशन या कैम्बर। और इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो है आपका सी, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन ही होता है कि एक साइड का जो आपका जो आप एक साइड आप राइज करते हैं रोड को, पेमेंट को, और दूसरे साइड आप कांस्टेंट रखते हैं, वो आप वो कंडीशन आपकी सुपर एलिवेशन की कंडीशन कहलाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी, सुपर एलिवेशन। ये आपका एक्सप्रेशन रहा कि द सुपर एलिवेशन इज ए पोर्शन ऑफ पेमेंट राइज ऑन आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज अथवा बोथ एज राइज्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो सुपर एलिवेशन आपका ऐसा पोर्शन है जो पेमेंट के आउटर एज को आप उठाते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इनर एज के रिस्पेक्ट में। या दूसरी कंडीशन होती है कि आप दोनों एज को आप राइज करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो वो आपका एक हिसाब से कैम्बर भी बोल सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आप इसको प्रोवाइड कराते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल लेक्चर आपको पढ़ाया जा चुका है, जो आपको आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, द लीगल एक्सल लोड ऑफ डिजाइन व्हीकल यूज्ड इन इंडिया। तो जो लीगल एक्सल लोड है डिजाइन व्हीकल का, वो इंडिया में कौन सा है, उसका कितना लीगल एक्सल लोड होता है? तो आपके पास ऑप्शन है 1.6 टन, 8.2 टन, 16.2 टन या 32.4 टन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 8.2 टन। तो लीगल एक्सल लोड आप डिजाइन व्हीकल आप अगर इंडिया में यूज करते हैं, उसका लीगल एक्सल लोड होता है आपका 8.2 टन। और ये रहा आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो लीगल एक्सल लोड है आपका डिजाइन का 8.2 टन होता है। इसको आप जनरली या मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल भी वो से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ब्रेकिंग इफिशिएंसी मेनली डिपेंड्स ऑन। जो ब्रेकिंग इफिशिएंसी है वो मेनली आपकी किस पे डिपेंड करती है? साइड डिस्टेंस पे, पीआईवी थ्योरी पे, फ्रिक्शन पे, लेंथ ऑफ कर्व पे। तो जो आपकी ब्रेकिंग इफिशिएंसी होती है वो मेनली डिपेंड करती है आपकी फ्रिक्शन पे। क्योंकि ब्रेकिंग इफिशिएंसी आपका जो होता है, ब्रेकिंग इफिशिएंसी फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है आपका फ्रिक्शन जो आपको ऑप्टेन आपको जो फाइंड करते हैं अपान जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको जो गिवन होता है, जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन गिवन होता है, उससे आप ब्रेकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है मेनली डिपेंड होती है वो हमारी फ्रिक्शन पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी, फ्रिक्शन। तो द ब्रेकिंग इसका रहा एक्सप्लेनेशन कि द ब्रेकिंग एफिशिएंसी मेनली डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज मोर देन ब्रेकिंग एफिशिएंसी विल बी लेस। अगर आपकी व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, in India, the type of traffic assumed to design payment is।
तो इंडिया में किस टाइप के ट्रैफिक में हम लोग पेमेंट की डिज़ाइन करते हैं, और हमारे पास ऑप्शन है लो ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, मिक्स ट्रैफिक फ्लो और वेरी लो ट्रैफिक। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिक्स ट्रैफिक फ्लो। मिक्स ट्रैफिक फ्लो क्या होता है? मिक्स ट्रैफिक फ्लो आपका जनरली इसमें आपके वेरियस टाइप्स के व्हीकल मूव करते हैं आपके पेमेंट में, जैसे आपकी फोर व्हीलर हो गया, टू व्हीलर हो गया, तो मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल आपके मूव करते हैं आपके पेमेंट में, उसको आप मिक्स ट्रैफिक फ्लो बोलते हैं। बट अगर बात की जाए इंडिया में, तो डिजाइनर एक्सेप्शनल केस क्या है कि मिड नाइट के हावर्स में एंड अर्ली मॉर्निंग के केस में ये एक्सेप्शनल केस है, बट डिजाइनर कंसीडर करते हैं हमेशा मिक्स ट्रैफिक फ्लो को। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो ट्रैफिक है, तो मिक्स ट्रैफिक फ्लो में आप डिजाइन करते हैं पेमेंट को कंसीडर करते हुए। और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन कि जनरली इंडिया में मिक्स ट्रैफिक फ्लो जो एक्सेप्शनल केस है वो है मिड नाइट हावर्स का एंड अर्ली मॉर्निंग का। वहाँ फिर भी डिजाइनर जो हैं वो एज्यूम करके चलते हैं क्या, मिक्स ट्रैफिक फ्लो ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेकिंग इफिशिएंसी फॉर अ व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर having a leg distance of 40 meter and coefficient of longitudinal friction is 0.36। और आपको फाइंड आउट करना है क्या, ब्रेकिंग इफिशिएंसी। आपको ब्रेकिंग इफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। आपको गिवन है व्हीकल की स्पीड गिवन है जो है 80 किलोमीटर पर आवर, और लैग डिस्टेंस गिवन है 40 मीटर, और आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन गिवन है 0.6, और आपको फाइंड आउट करनी है ब्रेकिंग इफिशिएंसी। ब्रेकिंग इफिशिएंसी का फार्मूला होता है आपका एफ ऑप्टेन अपॉन एफ मैक्स इंटू 100, राइट। आपको एफ मैक्स जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो गिवन है, आपको कितना गिवन है 0.636, और आपको निकालना है क्या, एफ ऑप्टेन। एफ ऑप्टेन निकालने का फार्मूला जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं, वी स्क्वायर अपॉन 2GL, और आपको v स्पीड गिवन है, g ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, और लैग डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 40 मीटर। और लैग डिस्टेंस आपकी वो डिस्टेंस होती है जिसमें व्हीकल आपका मूव कर रहा होता है रिएक्शन टाइम पे, राइट। तो वो डिस्टेंस होती है लैग डिस्टेंस, जो कि आपको गिवन है 40 मीटर। आप फार्मूला वैल्यू को पुट अप करेंगे और आप आंसर ब्रेकिंग एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ब्रेकिंग एफिशिएंसी जैसा कि आपको बताया फार्मूला होता है आपका एफ ऑप्टेन अपॉन एफ इंटू 100, राइट। आपको एफ दिया है, एफ मैक्स की वैल्यू गिवन है आपको 0.36, एफ ऑप्टेन निकालेंगे। एफ ऑप्टेन का जैसा आपको बताया मैंने फार्मूला होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन 2GL। बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है। आपकी स्पीड गिवन थी 80 किलोमीटर पर आवर, राइट, 80 किलोमीटर पर आवर। और आपकी जो फार्मूला है आपका एफ ऑप्टेन का वो है वी स्क्वायर अपॉन 2GL। जी की वैल्यू 9.81 मीटर में रहती है, मीटर पर सेकंड जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, एल आपको डिस्टेंस दी है मीटर में, तो आपको किलोमीटर पर हावर जो वेलोसिटी है उसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप 0.278 से मल्टीप्लाई करा दीजिए अपनी स्पीड को, या फिर आप 18/5 से आप उसको क्या कर दीजिए, 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू करा दीजिए, तो भी आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उसको स्पीड को आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्पीड को आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो आपका स्पीड आ गई 5, और उसका होल स्क्वायर कर दिया तो 5 × 5/2। जी की वैल्यू 9.81, और एल आपको दिया है 14। यहाँ से आपने एफ ऑप्टेन फाइंड आउट कर लिया, और आपने अपने ब्रेकिंग एफिशिएंसी के फार्मूले में एफ एफ डैश अपॉन एफ इंटू 100, एफ डैश है आपका एफ ऑप्टेन जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया वी स्क्वायर अपॉन 2GL से, और एफ आपको जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन गिवन है 0.36, इसको रख दिया, वैल्यू को पुट अप कर दिया, और आपके ब्रेकिंग एफिशिएंसी आ गई 25.28%। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25.28%। और अब क्या एक्सप्लेनेशन में दिया है आपको, इसका कॉन्सेप्ट बता चुका मैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अनइवनेस इंडेक्स फॉर ए गुड पेमेंट सरफेस ऑफ हाई स्पीड शुड बी। तो अनइवनेस इंडेक्स गुड पेमेंट के सरफेस का अगर हाई स्पीड में क्या कंसीडर करके चलते, तो आज जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ, अनइवनेस इंडेक्स या रफनेस, जो आपने रफनेस वैल्यू निकालते हैं रोड की, वो वैल्यू आपको किससे फाइंड आउट करते हैं, बम्प इंटीग्रेटर से फाइंड आउट करते हैं। और इसके डाटा आपको बता दीजिएगा कि अगर इसकी वैल्यू 1500 mm पर किलोमीटर रहती है तो हमारा गुड पेमेंट के लिए गुड रहती है, हमारी अच्छी होती है गुड पेमेंट के लिए। अगर इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी एनिमेशन वैल्यू,
वैसे वह हमारे रोड की कंडीशन भी खराब होती जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1500 mm पर किलोमीटर आपकी गुड कंडीशन में रोड पेमेंट है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू आपकी 1500 से 2500 के बीच लाई करेगी, उस केस में आपकी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है रोड की। और अगर इसकी वैल्यू 2500 से 3200 के बीच लाई करती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो रोड की कंडीशन है वो क्या है, आपकी बैड है और रिपेयर करने की जरूरत है रोड की। और अनइवनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर 3200 से ज़्यादा होती है, उस केस में आपकी जो रोड की कंडीशन है वो क्या होगी, अनकंफर्टेबल आ जाएगी और आपको रोड को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इस बात को फिर मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1500 mm पर किलो। The unevenness index for a good pavement surface should be kept as low as possible because they may cause discomfort to passenger and increase the rate of accident। तो सिंपल सी बात है कि गुड पेमेंट सरफेस के लिए अनइवनेस इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड रखी गई अकॉर्डिंग टू आईआरसी 1500 mm पर किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम कैम्बर रिक्वायर्ड इन हैवी रेनफॉल एरिया फॉर बिटुमिनस रोड एज पर आईआरसी अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग, जो हमारा मिनिमम कैम्बर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हैवी रेनफॉल कंडीशन में, किस रोड में, बिटुमिनस रोड में, वो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है 2.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 2.5%। अगर मैं अब जनरली डिस्कस कर लूँ, तो अगर आपकी अगर बिटुमिनस रोड है और आपका हैवी रेनफॉल है, उस केस में आपका जो कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं वो आप 2.5% कराते हैं। अगर आपके लाइट रेनफॉल होता, उस केस में आप कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं 2%, राइट। और बात की जाए अगर सीमेंट कंक्रीट रोड है, उस केस में हैवी रेनफॉल में आप कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं 2% एंड लाइट रेनफॉल में 1.7%, राइट। अगर डब्ल्यू की रोड की बात की जाए, तो डब्ल्यू की रोड में आप हैवी रेनफॉल में कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं 3% एंड लाइट रेनफॉल में आप कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं 2.5%। और अगर अर्दन रोड की बात की जाए, तो उस केस में आप हैवी रेनफॉल के केस में 4% कैमरा प्रोवाइड कराते हैं और लाइट रेनफॉल के केसेस में 3% कैमरा प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी। तो ये डाटा आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी 2.5%। और इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि मिनिमम जो कैमरा प्रोवाइड कराते हैं आप हैवी रेनफॉल में 2.5% कराते हैं, किस केस में, आप बिटुमिनस के रोड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप। जो कैम्बर है, इनमें जो आपको ऑप्शन गिवन है, उन ऑप्शन में कौन से शेप का कैम्बर आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेट, पैराबोलिक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक एंड सर्कुलर। और जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि आप स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं, राइट। जनरली आप स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं कंक्रीट की रोड में, सीमेंट कंक्रीट की रोड में। पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं आप बिटुमिनस की रोड में जनरली। और कॉम्बिनेशन भी आप प्रोवाइड कराते हैं जिसको आप कंपोजिट कैम्बर बोलते हैं। स्ट्रेट एंड पैराबोलिक का जो कॉम्बिनेशन से आप कैम्बर प्रोवाइड करते हैं उसको कंपोजिट कैम्बर बोलते हैं, तो ये भी प्रोवाइड कराते हैं। बट आप सर्कुलर शेप का कोई भी कैम्बर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कैम्बर क्या होता है, आपका राइज पोर्शन होता है, कहाँ सेंटर लाइन को आप राइज करते हैं वो आपका कैम्बर कहलाता है रोड का, जो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिजाइन करते हैं। आपका कैम्बर स्ट्रेट हो सकता है, पैराबोलिक, के दोनों हो सकता है, बट सर्कुलर शेप का कोई भी कैम्बर पॉसिबल नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे इन अर्बन रोड। तो मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे कितनी होती है, विड्थ जो पेमेंट की विड्थ होती है वो कितना कैरिज वे की होती है अर्बन रोड में। तो मिनिमम विड्थ ऑफ अर्बन रोड में कंसीडर करके चलते हैं 3.75 मीटर। सिंगल लेन की बात की जाए तो आप मिनिमम विड्थ कैरिज वे की कैसे करके चलते हैं 3.75 मीटर। अगर लैंड का रिस्ट्रिक्शन है तो उस केसेस में आप जनरली 3.5 मीटर लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईआरसी आप जनरली मिनिमम विड्थ आप करीब अर्बन रोड में लेके चलते हैं 3.75 मीटर, राइट। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, मिनिमम विड्थ आप करीब 3.75 अर्बन रोड के लिए लेके चलते हैं। अगर इसकी वैल्यू आपके लेस टाउन है या विलेज है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3.5 मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली आप 3.75 मीटर ही कंसिडर करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द
डिजराइबल विड्थ एज पर आईआरसी फॉर मीडियन ऑन रूरल रोड इज। तो जो रूरल रोड है उस केस में आप एक डिजराइबल विड्थ कितना कंसीडर कर चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी। तो रूरल रोड के केस में आप जो रूरल रोड में विड्थ लेके चलते हैं वो ले चलते हैं आप 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर है बी, 5 मीटर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। The desirable width is 5 meter on rural road, which can be reduced to 3 meter if there is a restriction of land. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज। तो शोल्डर की जो मिनिमम विड्थ होती है अकॉर्डिंग टू आईआरसी वो कितना कंसीडर करके चलते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू आईआरसी शोल्डर की मिनिमम विड्थ 2.5 मीटर कंसीडर करके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.5 मीटर। राइट, शोल्डर आप प्रोवाइड क्यों कराते हैं? शोल्डर आप प्रोवाइड कराते हैं पेमेंट को लिटरली सपोर्ट देने के लिए, और इनकेस इमरजेंसी लेना इसको एक डिजाइन करते हैं कि एज अ केस ऑफ ब्रेक की केसेस में, या आपको आपको व्हीकल आप मूव कर रहे हैं और आपको व्हीकल को आप किसी कंडीशन में आपको साइड में ब्रेक लगाना है, या किसी इमरजेंसी केसेस के लिए आप प्रोवाइड करते हैं शोल्डर। तो एक तो आपका यूज हुआ शोल्डर का लिटरली सपोर्ट कर देता है पेमेंट को, एंड दूसरा इमरजेंसी केसेस के लिए। और उसकी जो विड्थ आप जनरली कंसीडर करके चलते हैं वो 2.5 मीटर अकॉर्डिंग टू आईआरसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन कि मिनिमम शोल्डर अकॉर्डिंग टू ऐसे 2.5 मीटर लेके चलते हैं आप, और ये प्रोवाइड करते हैं आप लिटरल स्टेबिलिटी के लिए एंड इमरजेंसी लेंस और व्हीकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रूलिंग the road running parallel to highway, right, for some selected areas with grade separator are called। तो जो आपकी इसका एक मतलब ये है कि जो हाईवे होते हैं, हाईवे के पैरेलल एक रोड बनी हुई आपने देखी होगी जनरली, जो कुछ सेलेक्टेड एरिया में डिसाइड करते हैं, जो क्या करता है कि आपको हाईवे से रोड जो उसके जस्ट पैरेलल डिजाइन की जाती है, जिसमें ग्रेड सेपरेशन होता है, मतलब दोनों का जो लेवल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल की होती हैं। आपने जनरली देखा होगा बाईपास या हाईवे के साइड में रोड बनी होती है जो सिटी के अंदर जाती हुई होती हैं, जो उसको ग्रेड सेपरेटर भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि उस हाईवे का जो लेवल है, रिड्यूस लेवल वो डिफरेंट होता है, और जो साइड में रोड है उसका रिड्यूस लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस टाइप के जो रोड होती है उस टाइप के रोड को आप क्या बोलते हैं? तो वही क्वेश्चन है आपका कि जो रोड है रनिंग पैरेलल बनती है हाईवे के फॉर सम सेलेक्टेड एरिया, जो ग्रेड सेपरेटर आर का, तो उस ग्रेड सेपरेटर को आप क्या बोलते हैं? उसको आप, आपके पास ऑप्शन है फुटेज रोड, अर्बन रोड, फ्रंटेज रोड या पैरेलल हाईवे। और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उस रोड को आप बोलते हैं फ्रंटेज रोड। राइट, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ए फ्रंटेज रोड इज ए रोड दैट इज मेनली लेड इन अर्बन एरियाज टू कनेक्ट सम पार्ट ऑफ द सिटी विदाउट डिस्टर्बिंग द हाईवे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। The normal width recommended in rural areas by IRC for a national highway is। तो नॉर्मल विड्थ आप कितना कंसीडर करके चलते हैं नेशनल हाईवे के और रूरल एरिया में, और अकॉर्डिंग टू आईआरसी? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है 45 मीटर, 29 मीटर, 60 मीटर और 25 मीटर जनरली। तो आप अकॉर्डिंग टू आईआरसी नॉर्मल विड्थ कंसीडर कर चलते हैं रूरल एरिया में नेशनल हाईवे की रोड के लिए 45 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 45 मीटर। जनरली आप कंसिडर करके चलते हैं 30 टू 60 मीटर अकॉर्डिंग टू लैंड के अवेलेबिलिटी के ऊपर, और लेकिन उसका जो एवरेज लेके चलते हैं आप 45 मीटर कंसिडर कर चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द एवरेज विड्थ रिक्वायर्ड फॉर ए नेशनल हाईवे इज 45 मीटर। इट मे बी बिटवीन 30 मीटर टू 60 मीटर फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल मूविंग विथ 45 किलोमीटर पर आवर एंड हैविंग ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एस 0.4 इज। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, और आपको व्हीकल की स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.4 मीटर, और आपको फाइंड करना है स्टॉपिंग एसएसडी फाइंड करना है। तो आपको जनरली आपको जैसे मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, और आपको यहाँ पे आई बटन शो हो जाएंगे, तो आप प्रीवियस लेक्चर को इनका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं एसएसडी का, और इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएसडी का आपको फार्मूला होता है 0.278 वी, जो आपकी व्हीकल की स्पीड है उसको आप वी इंटू
टी आर होता है आपका रिएक्शन टाइम, जो कि जनरली आप एसएसडी केट में 2.5 सेकंड लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी, राइट, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, एफ क्या होता है यहाँ पे आपका फ्रिक्शन, और अगर आपका यहाँ पे अपवर्ड या डाउनवर्ड ग्रेडियंट होता है उस केस में आप प्लस माइनस एस कंसिडर करके चलते हैं। तो इसमें आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं है, तो आपका जनरली फार्मूला होगा एसएसडी का 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। आपको एफ गिवन है, स्पीड भी गिवन है, और आपको रिएक्शन टाइम आपको जनरली पता है एसएसडी केस में अकॉर्डिंग टू आईआरसी आप 2.5 सेकंड लेके चलते हैं, वह आपको वैल्यू को पुट अप कर देंगे और आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएसडी का फार्मूला होता है 0.278 वी इंटू टी। वी होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल, टी होता है आपका रिएक्शन टाइम जो कि आप 2.5 सेकंड लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो जनरली आप 2.5 सेकंड लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। बस आपको वैल्यू सभी पता है, आप वैल्यू को पुटअप कर देंगे और आप एसएसडी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने भी स्पीड की जगह स्पीड की वैल्यू पुटअप कर दी, रिएक्शन टाइम वैल्यू पुटअप कर दी, प्लस आपने फिर से वी स्क्वायर स्पीड की वैल्यू पुटअप कर दी 45 का होल स्क्वायर इन अपॉन 254 इंटू एफ, और आपका एसएसडी आ गया 51 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 51 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो जो आपकी एसएसडी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती। इस क्वेश्चन को आप जनरली खुद आंसर दीजिएगा। जैसा कि आपको अभी एसएसडी का फॉर्मूला बताया था मैंने 0.278 भी, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में तो स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करती है, यस। टी, टी होता है आपका रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम पे भी डिपेंड करती है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, राइट। अब फिर वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, एफ क्या होता है फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो फ्रिक्शन पे, रिएक्शन टाइम पे, स्पीड ऑफ व्हीकल, तीनों पे डिपेंड करती है, ओनली आपके लेंथ ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंथ ऑफ व्हीकल। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन, और जैसा कि मैंने जज ने डिस्कस कर दिया वही आपके एक्सप्लेनेशन में गिवन है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, द डिजरेबल रिलेशन बिटवीन ओएसडी एंड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज। तो आपको रिलेशन बताना है ओएसडी और ओवरटेकिंग जोन में। ओवरटेकिंग जोन आपका जनरली क्या होता है, आपको पता है कि आपके जो हाईवे डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें आप अपने व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड कराते हैं। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है ओएसडी के कॉन्सेप्ट में, तो ओएसडी होता है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, राइट। तो इन जनरली आपका अकॉर्डिंग टू आईआरसी आप जनरली लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कंसीडर करके चलते हैं 5 डिजराइबल रिलेशन और ओएसडी, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी होती है, 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी होती है आपकी लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ये आपकी मैक्सिमम ओवरटेकिंग जोन होता है, मैक्सिमम। अगर आपको क्वेश्चन में मिनिमम ओवरटेकिंग जोन की बात की जाए तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन आप लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी, लेकिन क्वेश्चन में आपके पूछा है डिजराइबल रिलेशन बिटवीन ओएसडी एंड ओवरटेकिंग जोन। तो जब डिजराइबल रिलेशन बिटवीन की बात की है तो उस टाइम आप मैक्सिमम ही कंसीडर करके चलेंगे, तो लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन आपको होगा 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। और जैसा कि आप देखिए, द मिनिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन इज 3 टाइम्स। जैसा कि आपको बताया मिनिमम लेंथ ओवरटेकिंग जोन कितनी होती है 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी, बट डिजराइबल या मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन होती है आपकी 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। If the speed of overtaken vehicle is 80 किलोमीटर पर आवर then the design speed is। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल की, ध्यान दीजिएगा, ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड गिवन है आपको कितनी 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे डिजाइन स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट पूछ रहा है। तो आपको जनरली पता है कि अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्या होता है, आप अगर आपको डिजाइन स्पीड गिवन है, अगर आपको डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर गिवन है और आपसे बोलता है ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड फाइंड आउट कीजिए, तो उस केस में आप 100 में से 16 को माइनस कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू आईआरसी ये कंडीशन होती है। बट इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में आपको ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड दे दिया है और आपसे डिजाइन स्पीड पूछा है, तो सिंपल उसका वाइस वर्सा केस हो गया। इस केस में आप प्लस 16 को ऐड कर देंगे तो आपका 96 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगा, जो कि ऑप्शन आया नंबर आपका है बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 96 किलोमीटर पर आवर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम।
सिंपल, वी बी इज इक्वल टू वी माइनस 16 होता है। इस केस में आपको वी बी की वैल्यू गिवन है, आपको डिजाइन स्पीड नहीं गिवन है, तो आप डिजाइन स्पीड की वैल्यू निकालेंगे तो 16 को उधर भेज लेंगे, तो 16 आपका ऐड हो जाएगा और आपका 96 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल इज 50 किलोमीटर पर आवर, देन स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज। तो ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड आपको गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर और आपसे स्पेसिंग पूछा किसकी, व्हीकल की। सिंपल सा है, स्पेसिंग ऑफ व्हीकल फाइंड करना है। अगर आपको ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर, तो एस का निकालने का, स्पेसिंग निकालने का फार्मूला होता है 0.2 वी। वी होता है जो आपकी स्पीड है व्हीकल की, प्लस सिक्स होता है आपका लेंथ ऑफ व्हीकल। जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ व्हीकल आपको कंसीडर करके चलते हैं 6 मीटर कंसीडर करके चलते हैं, तो आपको 0.2 वी प्लस 6 कर देंगे और आप इससे स्पेसिंग ऑफ व्हीकल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। द स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज गिवन बाई 0.2 वीवी प्लस 6। तो स्पीड ऑफ व्हीकल आपको गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ व्हीकल जो है 6 मीटर आप जनरली कंसीडर करके चलते हैं, वो भी आपको पता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप जनरली 6 कंसीडर करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी। तो इससे आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा 60 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर एज्यूम्ड इन ओएसडी इज। तो रिएक्शन टाइम ड्राइवर का ओएसडी में हम लोग कितना लेते हैं। तो बात की जाए अकॉर्डिंग टू आईआरसी, तो रिएक्शन टाइम हम ओएसडी में कैलकुलेट करके लेते हैं जो है 2 सेकेंड। कितना, 2 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है बी, 2 सेकेंड। तो अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू आईआरसी, तो ओएसडी में हम रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड कंसीडर करते हैं। और बात करते हैं अगर एसएसडी की, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, तो उस केस में हम लोग रिएक्शन टाइम अकॉर्डिंग टू आईआरसी 2.5 सेकेंड लेते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दोनों चीज को ध्यान रखना है कि अगर ओएसडी का केस है तो उस केस में हमारा रिएक्शन टाइम होता है 2 सेकेंड, और अगर एसएसडी का केस है तो उस केस में हमारा रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The reaction time assumed is 2 सेकेंड which is less than time taken in SSD। तो सही बात है, SSD में आप 2.5 सेकेंड लेते हैं और OSD में आप कितना लेते हैं, 2 सेकेंड लेते हैं। पर ये क्यों लेते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि बिकॉज हेयर द ड्राइवर डज नॉट नीड टू परसीव एंड रिएक्ट, सो दिस टाइम इज लेस देन द टाइम टेकन इन एसएसडी। तो आपको अच्छी तरह पता है कि ओएसडी में आप ओवरटेक करते हैं व्हीकल्स को, और जबकि एसएसडी में आपको जो जो भी ऑब्जेक्शन आता है वो क्या आता है, आपके गाड़ी के सामने आता है। तो उस केस में आपको क्या प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए रिएक्शन टाइम एसएसडी में आपको ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। लेकिन ओएसडी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके गाड़ी के सामने जब आप व्हीकल मूव कर रहे होते हैं तो उस समय कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आता, आप व्हीकल को ओवरटेक कर रहे होते हैं। इसलिए आप ओएसडी में रिएक्शन टाइम कम कंसीडर करके चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलेशन बिटवीन SSD एंड ISD इज। तो रिलेशन आपको बताना है SSD और ISD के बीच में। आपके पास चार ऑप्शन है, A B C D, और आपको बताना कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जनरली आप बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है। आपको इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। और इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, SSD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ISD। अकॉर्डिंग टू IRC जो आपकी SSD होती है वो इक्वल होती है 2 टाइम ऑफ ISD। ISD होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के इक्वल होती है आपकी SSD, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि the ISD is the intermediate side distance which is provided when there is no possibility of providing OSD, right। ISD आप प्रोवाइड वहां पे कराते हैं जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होती ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करने के। as far as possible the road are provided with SSD equals to 2 times of ISD relationship according to IRC आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइड डिस्टेंस रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज। तो आपको यहाँ पे साइड डिस्टेंस मतलब वही एक बात की जाए एसएसडी निकालना है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी निकालना है। अगर आपकी जो स्पीड है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ
जनरली आपको एसएसडी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आप यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आईआरसी अगर स्पीड आपको गिवन है उस केस में आप एसएसडी कितना साइड डिस्टेंस कितना कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर बात की जाए 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है, उस केस में अकॉर्डिंग टू आईआरसी आप जो साइड डिस्टेंस लेके चलते हैं वो 110 मीटर लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 110 मीटर, राइट। अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए अलग डिफरेंट डिफरेंट साइड डिस्टेंस कंसीडर करके चलते हैं। आइए हम उसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू आईआरसी रिकमेंडेड ए साइड डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर फॉर स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हावर। 180 मीटर आप लेके चलते हैं कब, जब आपकी स्पीड होती है 80 किलोमीटर पर हावर, और 220 लेके चलते हैं कब, जब आपकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर हावर। तो अब उस ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे डिफरेंट डिफरेंट साइड डिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू आईआरसी। बट अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दे, आपको वैल्यू गिवन हो, तो आपको एसएसटी का फार्मूला पता है, उससे भी आप एसएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये जो डाटा है आपका ये अकॉर्डिंग टू आईआरसी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल का जो रेशियो होता है उसको आप क्या बोलते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल फैक्टर, सेंट्रीफ्यूगल इम्पल्स। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है इम्पैक्ट फैक्टर, राइट। इसको आप सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी बोलते हैं। तो आपका आंसर है आंसर नंबर। और आपका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड इम्पैक्ट फैक्टर, और इसी को आप सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन। तो जो हमारा इनमें से कौन सा डाटा हमारा इक्वल होता है सुपर एलिवेशन के। आपके पास ऑप्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेन थीटा। टेन थीटा को आप कंसीडर कर चलते हैं इक्वल सुपर एलिवेशन के। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको जल्दी नहीं बताया कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, कि आप एक साइड को कांस्टेंट करके आउटर एज को इंक्रीज करते हैं, आउटर एज को राइज करते हैं, रेज करते हैं, और उसके इसको आप सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो जनरली आप सुपर एलिवेशन को इक्वल कंसीडर करके चलते हैं किसके, टेन थीटा के। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द ट्रांसफर इंक्लेशन टू द पेमेंट सरफेस इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन और कैंट बैंकिंग विच इज इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेडियस ऑफ ए हॉरिजेंटल कर्व इज 120 मीटर देन कैलकुलेट द सेफ अलाउेबल स्पीड। तो आपको हॉरिजेंटल कर्व की रेडियस गिवन है, कितनी गिवन है, 120 मीटर, और आपसे पूछा सेफ अलाउेबल स्पीड। तो जनरली आपका इसका फार्मूला होता है अंडर रूट 27.94 इंटू आर, और आप यहाँ पे वैल्यू फार्मूले में आर की जगह आप रेडियस आपको दिया है 120 मीटर पुट अप कर देंगे और आपको मिल जाएगा सेफ अलाउेबल स्पीड। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। एक्सप्लेनेशन, सेफ अलाउबल स्पीड का आपका फार्मूला हो गया अंडर रूट 27.94 इंटू आर, और आपने सेफ अलाउबल स्पीड के में आर आपको दिया है, हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस गिवन है 120 मीटर, आपने वैल्यू को पुटअप की और आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर हावर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 किलोमीटर पर हावर। और आपका अगला क्वेश्चन है कि इफ द सुपर एलिवेशन ऑफ द हाईवे प्रोवाइडेड इज जीरो, राइट। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द सुपर एलिवेशन ऑफ द हाईवे प्रोवाइडेड इज जीरो, सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड किया गया है आपका हाईवे में, जीरो, देन द डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे हैविंग ए कर्व ऑफ 200 मीटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.10। तो आपका सुपर इलेक्शन हाईवे प्रोवाइड किया गया है जीरो, राइट, और डिजाइन स्पीड आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और आपको उस समय जो कर्व का जो रेडियस है वो आपको गिवन है कितना, 200 मीटर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.10। तो इस क्वेश्चन का आपकी डिजाइन स्पीड फाइंड आउट करना है। और आपको जनरली फार्मूला पता है कि सुपर इलेक्शन का फार्मूला प्रोवाइड करते हैं ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। यहाँ पे आपका ई जो होता है सुपर एलिवेशन होता है, एफ होता है आपका फ्रिक्शन, वी होता है आपका स्पीड होती है व्हीकल की, और 127 आर होता है आपका रेडियस। तो यहाँ पे आपको
जो वैल्यू है सुपर इलेवेशन ई की वैल्यू, वो तो आपकी जीरो है। एफ आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, और आपको भी निकालना है, तो भी आपको निकालना ही है। 127 आर की वैल्यू भी गिवन है, तो आप यहाँ से फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आप सुपर इलेवेशन डिजाइन स्पीड सॉरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम लोग एक्सप्लेनेशन में। देखिए सिंपल जैसा होता है, द डिजाइन वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट 127 आर एफ। तो वही फार्मूला है आपका कि e प्लस एफ इक्वल टू 120 वी स्क्वायर अपान 127 आर, जहाँ पे आपका ई जीरो है, आप उस वैल्यू को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 127 आर एफ आ जाएगा, और अंडर रूट प्रोवाइड कर देंगे तो आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा डिजाइन वेलोसिटी का अंडर रूट 127 आर इंटू एफ। और यहाँ पे आपको सभी वैल्यू गिवन है, आप सभी वैल्यू को पुटअप कर देंगे और आपका डिजाइन वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजाइन स्पीड ऑन हाईवे इज 60 किलोमीटर पर आवर, calculate the super elevation if the radius of curve is 150 meter and coefficient of friction is 0.15, राइट। तो यहाँ पे कॉप्सेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दिया है, तो आपका कौन सा ये हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्व कितना गिवन है, कर्व रेडियस कितना गिवन है 150 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आपको अच्छी तरह पता है, आपको स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको सुपर एलिवेशन निकालना है, और रेडियस ऑफ कर्व भी आपको गिवन है, और कॉप्सेंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको गिवन है। आपको फार्मूला पता है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। यहाँ पे आपको ई निकालना है, एफ की वैल्यू गिवन है, वी स्क्वायर की भी वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल भी गिवन है, और 127 रेडियस ऑफ कर्व भी गिवन है। आप पूरे वैल्यू पुट अप करेंगे और आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन में, और एक्सप्लेनेशन है आपका E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। और यहाँ से आपको E की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, F आपको गिवन है, राइट 0.15, वी स्क्वायर वी की वैल्यू आपकी स्पीड भी गिवन है, राइट 127 आर, आर की भी वैल्यू गिवन है, सभी वैल्यू को आप पुटअप कर देंगे और आपका डायरेक्ट सुपर एलिवेशन फाइंड हो जाएगा 0.038। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। द सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड फॉर, अब आपका जो सुपर एलिवेशन है कैलकुलेट करते हैं, और आपके पास चार ऑप्शन दिया है, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, 80% ऑफ डिजाइन स्पीड निगलेक्टिंग फ्रिक्शन, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड निगलेक्टिंग फ्रिक्शन, और 80% ऑफ डिजाइन स्पीड इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। और आपके चार ऑप्शन है, और आप सुपर एलिवेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। तो जो इससे आपका सुपरइलेशन का फार्मूला फाइंड आउट होता है, वो फाइंड आउट करते हैं आप वी स्क्वायर अपान 225 अपान आर। उस केस में आपको फ्रिक्शन को क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द सुपर इलेवेशन इज कैलकुलेटेड 75% ऑफ डिजाइन स्पीड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, राइट। और इस क्वेश्चन का आपका ये रहा एक्सप्लेनेशन। सुपरइलेशन कैलकुलेट करते हैं 75% डिजाइन स्पीड कैसे कर सकते हैं, उस केस में आप फ्रिक्शन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, द रूलिंग मिनिमम रेडियस इन द कर्व इज गिवन बाय। रूलिंग मिनिमम रेडियस का कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में फार्मूला होता है आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 ई मैक्स प्लस एफ। और उस केस में आपका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, राइट। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और द रूलिंग मिनिमम रेडियस इज कैलकुलेट बाय यूजिंग द मिनिमम डिजाइन स्पीड प्रोवाइड बाय आईआरसी। ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द सम ऑफ, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो हमारा क्या होती है। तो जनरली आपको पता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है आपकी मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहलाती है। और मैकेनिकल वाइंडिंग का जनरली आपका जो आप फार्मूला फाइंड आउट करते हैं वो मैकेनिकल वाइंडिंग का होता है आपका, अगर आप नंबर ऑफ लेन की बात करें तो एन एल स्क्वायर अपान 2r, राइट, प्लस v अपान 9.5 अंडर रूट आर। ये होता है आपका साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, दोनों को ऐड करके आप एक्स्ट्रा वाइंडिंग को फाइंड आउट करते हैं। और मैकेनिकल वाइंडिंग को ही आप ऑफ ट्रैकिंग भी बोलते हैं, या ऑफ ट्रैकिंग के बिट्स को भी आप मैकेनिकल वाइंडिंग ही कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका
मैकेनिकल वाइंडिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। द एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइंडिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइंडिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। द मैकेनिकल वाइंडिंग इज डन फॉर द सेफ्टी ऑफ व्हीकल एंड साइकोलॉजिकल वाइंडिंग इज डन फॉर द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैकेनिकल वाइंडिंग ऑफ ए ट्रैक इज गिवन बाय। तो जो मैकेनिकल वाइंडिंग है आपका, वो आप कितना कंसीडर करके चलते हैं, तो ऑफ ए ट्रैक दिया है आपको, तो अगर आपको ऑफ ए ट्रैक दिया है और जनरली आप मैकेनिकल वाइंडिंग, और अगर आपको ऑफ ट्रैकिंग निकालने को बोलता है तो आप फार्मूला लेके चलते हैं एल स्क्वायर अपॉन 2r। बट आपको अकॉर्डिंग टू लेन निकालना है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेन्स निकालना है, तो आप कंसीडर कर चलते हैं एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैकेनिकल वाइंडिंग आप ट्रैक लेके चलते हैं आप एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ लेन या नंबर ऑफ ट्रैक, एल होता है आपका लेंथ ऑफ व्हीकल, राइट, और आर होता है आपका रेडियस। और यहाँ से आपका मैकेनिकल वाइंडिंग फाइंड आउट हो जाता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था आपसे। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपने क्वेश्चन का। द mechanical winding of track is given by NL square upon 2R, where N is the number of track and number of lane, L is the length of wheelbase, and R is the radius of track. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल ऑफ ट्रैकिंग ऑफ ए व्हीकल हैविंग ए व्हील बेस लेंथ 6.1 मीटर एंड रेडियस ऑफ कर्व 120 मीटर। अब टोटल ऑफ ट्रैकिंग बोला है, क्या बोला आपको, टोटल ऑफ ट्रैकिंग। अब आप, ये नया टर्म नहीं है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर लिया है कि ऑफ ट्रैकिंग को ही आप मैकेनिकल वाइंडिंग जनरली कंसीडर करके चलते हैं। तो उस केस का जो फार्मूला होता है वो आपको फार्मूला पता है, आपका फार्मूला होता है एन एल स्क्वायर अपॉन 2r, राइट। पर यहाँ पे आप नंबर ऑफ लेन की बात नहीं की गई है, नंबर ऑफ ट्रैक की बात की नहीं की। जनरली आप कैसे करके चलते हैं ऑफ ट्रैकिंग या मैकेनिकल वाइंडिंग, एल स्क्वायर अपॉन 2r। तो बस आपको एल, लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको गिवन है 6.1 मीटर, तो आप यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे एल स्क्वायर अपॉन 2 आर, आर की भी वैल्यू आपको गिवन है, फार्मूले में पहले पुटअप करेंगे और टोटल ऑफ ट्रैकिंग की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन है, द टोटल ऑफ ट्रैकिंग ऑफ ए व्हीकल एल स्क्वायर अपॉन 2r। एल की वैल्यू आपको गिवन थी, उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन 2, आर की वैल्यू गिवन थी रख दिया, और आपका वैल्यू आ गया 0.155। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ ट्रैक दे देता तो आपको फार्मूला कर देते एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। ये तो आपका सिंगल ट्रैक की बात है, अगर नंबर ऑफ लेन होता है, नंबर ऑफ ट्रैक होता तो उसके इसमें एन एल स्क्वायर अपॉन 2 तो नंबर ऑफ ट्रैक आप मल्टीप्लाई कर देते वहां पे, और आपको वहां पे भी मैकेनिकल वाइंडिंग या ऑफ ट्रैकिंग की विड्थ फाइंड आउट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्स्ट्रा विड्थ रिक्वायर्ड ऑन टू लेन पेमेंट फॉर ए रेडियस ऑफ कर्व 100 मीटर एस रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक्स्ट्रा विड्थ रिक्वायर्ड ऑन टू लेन पेमेंट, जो आप, ये क्या बात हुई, तो जो आप हॉरिजॉन्टल कर्व को डिजाइन करते हैं वहाँ उस केस में आप एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कराते हैं। उस एक्स्ट्रा विड्थ को ही तो आप जनरली क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं, राइट। और उसी को आप जनरली आप मैकेनिकल वाइंडिंग भी बोल देते हैं। तो एज ए इसको प्रोवाइड करते हैं एज ए सेफ्टी पर्पज के, स्किडिंग का जो केस होता है उसको अवॉइड कर सके, राइट। अकॉर्डिंग जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो स्किडिंग का प्रॉब्लम आएगी उसको सेफ्टी पर्पज से रखते हुए आप एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं अपने रोड में। कब प्रोवाइड कराते हैं, जब आप कोई हॉरिजॉन्टल कर्व का डिजाइन कर रहे होते हैं, उस केस में आपको उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। और आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्व गिवन है आपको 100 मीटर, और रेडियस ऑफ कर्व गिवन है आपको 100 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू ये फाइंड आउट करनी है आईआरसी कितनी होती है। तो जनरली आप एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी। अगर रेडियस आपका 100 मीटर है तो 0.9 मीटर लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.9 मीटर। अगर जैसे ही रेडियस आपका को आप बढ़ाएंगे तो जो एक्स्ट्रा विड्थ है ये अपने आप क्या हो जाती है, कम होते जाएगी। क्योंकि आपको अगर रेडियस आप कर्व की रेडियस जो आपको है वो इंक्रीज करेंगे तो उस केस में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा और व्हीकल इजिली कंफर्ट जोन से मूव करेंगे, स्किडिंग की प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकती है। उस केस में आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। पर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक्स्ट्रा विड्थ अगर रेडियस आपका आपकी 100 मीटर है तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी आप 0.9 मीटर लेके चलते हैं। और जैसे जैसे रेडियस आप कर्व की विड्थ रेडियस आप कर्व आपका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक्स्ट्रा विड्थ भी आपका क्या होती जाएगी, कम होते जाती है।
आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन है, IRC रिकमेंडेड ए वैल्यू ऑफ 0.9 मीटर फॉर टू लेन पेमेंट फॉर ए रेडियस ऑफ कर्व 100 मीटर। द वैल्यू डिक्रीज, जो आपके एक्स्ट्रा विड्थ की वैल्यू डिक्रीज होगी कब, जब इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ कर्व, कर्व की जो लेंथ जब इंक्रीज होगी तो आपकी एक्स्ट्रा विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू IRC। पर जनरली अगर 100 मीटर है आपकी रेडियस ऑफ कर्व तो उसके इसमें 0.9 मीटर एक्स्ट्रा विड्थ लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू IRC। ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैकेनिकल वाइंडिंग फॉर ए कर्व इज 1.5 मीटर। मैकेनिकल वाइंडिंग जो है आपके किसी कर्व की वो कितना है, तो 0.15 मीटर, ठीक है। द कर्व इज ए हैविंग ए रेडियस ऑफ 120 मीटर, तो रेडियस गिवन है आपको 120 मीटर, एंड डिजाइन स्पीड एस 80 किलोमीटर पर हावर, और डिजाइन स्पीड आपको कितनी है 80 किलोमीटर पर हावर। फाइंड द टोटल वाइडनिंग ऑन द कर्व, और आपको निकालना है टोटल वाइडनिंग निकालना है। और आपको पता है जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, टोटल वाइडनिंग होती है आपकी मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। और मैकेनिकल वाइडनिंग तो आपको गिवन है, अगर नहीं गिवन हो तो उसका भी निकालने का फार्मूला होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R, वहां से फाइंड आउट कर लेते, बट आपको गिवन है ये मैकेनिकल वाइडनिंग 1.5 मीटर, तो ये फाइंड आउट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। प्लस बट टोटल वाइडनिंग निकालना है तो होता है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल, तो आपको साइकोलॉजिकल वाइडनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का फार्मूला होता है V अपान 9.5 अंडर रूट R। अब B स्पीड आपको गिवन है, रेडियस R भी गिवन है, बस आप वैल्यू फार्मूला में पुट अप कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, आपको टोटल वाइंडिंग फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम एक्सप्लेनेशन में। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल वाइंडिंग इज द सम ऑफ होती है मैकेनिकल वाइंडिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। और तो एक्स्ट्रा विड्थ रिक्वायर्ड आपको कितनी होगी 1.5 मीटर, जो कि मैकेनिकल वाइंडिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग है जो आपको फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला आपको जैसा कि मैंने बताया भी, जो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का फार्मूला होता है आपका V अपान 9.5 अंडर रूट R। V की वैल्यू आपकी स्पीड गिवन है, 9.5 अंडर रूट R की वैल्यू भी गिवन है, आप पुट कर देंगे और आपका आंसर फाइंड आउट होगा 2.26 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.26 मीटर। ये थे हमारे 75 क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग के, और वहाँ की नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ बड़ा इंक्रीज होने के कारण हमने अगले पार्ट को डिसाइड किया, जिससे आपको वीडियो बोरिंग ना लगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल काइजन टेक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Change for good.